हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके पहले हमने एक क्लास आपको पढ़ा दी है और आपको प्लेलिस्ट बना दी है। हम पढ़ा रहे हैं आपका सेकंड सेम वालों को जो एमए कर रहे हैं समाज शास्त्र से। सेकंड सेम में जो पहला आपका प्रश्न पत्र है पश्चिमी समाजशास्त्री विचारक, इसकी हमने पहली वीडियो पढ़ा दी है। जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज जो हमारी क्लास है वो सेकंड नंबर की है और इसके पहले जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने 120 क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। तो जिसने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हमारी जो सेकंड क्लास है, अब हम यहाँ से 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन दिया है आपके सामने, डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट। ये पुस्तक है कौन सी? डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है ये पूछा है, तो आंसर होगा आपका बोगार्डस है। कौन है? बोगार्डस। किसका मत है कि यह आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ दो कांटे थे? यदि एक तीव्र बुद्धि वैज्ञानिक था तो दूसरा एक साधारण प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति था। किसने कहा है ये कहा है रॉलिन चैम्बलिस ने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपको लाइक जरूर करना है एंड शेयर जरूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो क्या है फिर? कांटे का मत था कि कोई ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो समाज का संपूर्णता में अध्ययन करे। इस विज्ञान का प्रारंभिक नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग, क्या था इसका पहला नाम? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सोशल फिजिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सोशल फिजिक्स के स्थान पर कांटे ने नवीन सामाजिक विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी कब किया था? बताइए क्या है आंसर? आंसर होगा आपका 1838 में इसका नाम चेंज किया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को है, किस विद्वान को है? तो क्या होगा? कांटे। किसको है? अगस्त कांटे को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ, चलिए, पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि यदि क्लोटाइल्ड डी वॉक्स पृथ्वी पर लौट पाती और यह देख पाती कि कांटे ने उनको एक नवीन धर्म की देवी बना दिया है तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाती। ये किसने कहा है? तो ये हॉकिंस ने कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्या है? ये सरलतम है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि विशिष्टतम है, नवीनतम है, जटिलतम है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब क्या है? कांटे के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखना है, साहसपूर्ण अभिव्यक्त था और स्वतंत्र विचारधारा थी, बौद्धिक प्रखरता थी, मतलब ऑप्शन डी ये सभी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है कांटे का कोरोलिन मैसन से विवाह एवं विवाह विच्छेद कब होता है? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, सन 1825 से 1842 बीच का इसका टाइम पीरियड मिलता है। नेक्स्ट है, कांटे सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, खूब पूछा जाता है, कांटे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत किया। यह विद्वान, मतलब ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये बोगार्डस ने कहा है। ठीक है, किस विद्वान ने कांटे की प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है? किसने नहीं स्वीकारा है? तो ये है बूर्डिन। कौन है ये? बूर्डिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवता के धर्म इंपॉर्टेंट है, मानवता के धर्म की अवधारणा कौन से विद्वान ने दिया है? तो ये कांटे ने दिया है। और किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है? तो ये है अगस्त कांटे। 1843 में समाजशास्त्री ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया था। कौन है ये? J.S. मिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1830 से
सन 42 के बीच में पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में प्रकाशित होती है? तो ये 6 खंडों में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूछा जा रहा है किस समाजशास्त्री का मत है समाज एक सामूहिक सावयव है ना कि व्यक्तिक सावयव? तो किसने कहा है? ये काम्टे ने कहा है। अगस्त काम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये रेमंड एरन का है। आगे, किसका मत है सामाजिक सिद्धांत या सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी कम ही समस्याएं होंगी जिन पर काम्टे ने विचार न किया हो? तो कौन है? क्या होगा आंसर आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है बॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड हमारी रहेगी ताकि लंबी क्लास ना हो, आप लोग दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं। काम्टे की पुस्तक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पोलाइटी। इसके संबंध में किसने कहा है? इस पुस्तक में काम्टे ने अपने विचारों की निर्दय पूर्वक हत्या की है। बताइए किसने कहा है? तो ये J.S. मिल ने कहा है। और किसका मत है? यह विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ 2 काम्टे थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा एक सामान्य प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति। किसने कहा है? चैम्बलिस ने कहा है, ऊपर ही पढ़ा है। दुर्खीम की ली सुसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ली सुसाइड पुस्तक कब प्रकाशित होती है? तो ये होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, ये 1897 में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्महत्या की दर निम्न में से किसमें कम होती है? बताइए। सबसे कम होती है विवाहित में। ठीक है, किसने कहा है आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है? तो ये बोगार्टस ने कहा है। ठीक है, प्रत्येक मानव समाज में अधिक या कम आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये है दुर्खीम। नेक्स्ट है किसका कथन है कि इसका अभिप्राय यही है कि अस्वाभाविक या प्राकृतिक आत्महत्याएं सामान्य सामूहिक जीवन में एकाएक परिवर्तन होने से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के कारण होती है। ये कहा है कोजर एवं रोजनबर्ग ने। फिर है यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामाजिक दबाव के अर्थ में व्यक्तित्व के दावों को ठुकरा देती है। कथन किसका है? ये पार्सन्स का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आत्महत्या की दर के वे कारक जिनमें वह रुचि रखता है सामाजिक वातावरण के लक्षणों में ढूंढे जा सकते हैं। किसका कथन है? ऑप्शन सी, पार्सन्स। अहमवादी आत्महत्या का कारण कौन सा है? तो ये सामाजिक पृथक्करण है। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अपने अहम के लिए नहीं वरन दूसरों की सुख शांति व हित के लिए की जाने वाली आत्महत्या क्या कहलाती है? ये स्वार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। और आत्महत्या व्यक्ति द्वारा इच्छित एवं आत्मविनाश का क्रिया है। ये कथन किसका है? ये है दुर्खीम का है। आत्महत्या एक प्रकार के सामाजिक एकता के पतन की ओर संकेत करती है। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है ये सब जितने हैं। क्या होगा आंसर? ये है आपका बोगार्टस का। ठीक है, आगे चलते हैं। आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसी किसी भी मृत्यु के लिए किया जा सकता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के द्वारा की गई किसी सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। ये किसने परिभाषा दी है? दुर्खीम। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्खीम की पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संपादन किस विद्वान ने किया है? तो ये कैटेलिन ने किया है। ठीक है, सामूहिक अस्तित्व के न्यूनतम होने के कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तब वो क्या कहलाती है? ये होती है अहमवादी आत्महत्या। फिर है सामाजिक परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण श्रम विभाजन किसने माना है? तो ये ऑप्शन ए, दुर्खीम ने माना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ली सुसाइड नामक कृति किस विद्वान की है? पढ़ चुके हैं अभी, दुर्खीम की है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? 1819 में होता है। किस देश में होता है? जर्मनी में होता है। ठीक है, इतिहास की वास्तविक व्याख्या का आधार क्या है? क्या है आज आंसर? उत्पादन सामग्री, उत्पादन संबंध, उत्पादन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक जीवन। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
नेक्स्ट है भौतिक जीवन में उत्पादन की प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स का मिलन कब होता है? तो 1844 में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्क्स एक समाजशास्त्री नहीं वरन स्वयं एक समाजशास्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है ये? हेनरी लेफेवर ने कहा है। ठीक है, आगे है ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ऑप्शन बी स्टालिन। ठीक है, आगे है इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या का आधार क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, समाज की भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से किसे निर्धारित करती हैं? तो ये राजनीतिक संस्था, सामाजिक संरचना, विचारशीलता, इन सभी को। यह मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। कथन किसका है ये? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब होता है? आंसर होगा 1848 में। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से रचित जो पुस्तक है वो कौन सी है? ऑप्शन ए होली फैमिली। भौतिक उत्पादन शक्ति के आधार पर इतिहास को कार्ल मार्क्स ने कितने भागों में विभाजित किया है? क्या होगा? ऑप्शन सी 6 भागों में विभाजित किया है। किस विचारक द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा। और दास कैपिटल किस विचारक की कृति है? ये मार्क्स की है। ठीक है, दास कैपिटल का चौथा खंड किस नाम से प्रकाशित होता है? तो ये आपका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के नाम से प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की साम्यवादी घोषणा पत्र संबंधी रचना का प्रकाशन कब होता है? तो ये 1848 में होता है। और मार्क्स पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका नहीं पड़ता है? सभी लोग देख के देंगे। एक सेकंड ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए, ऑप्शन ए चीन का नहीं पड़ता है, जबकि फ्रांसीसी मूल्य, कीमत एवं लाभ, फ्रांसीसी साम्यवाद, इन सब का पड़ता है। नेक्स्ट है मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ कौन सा है? वह कब प्रकाशित होता है? तो ये है दास कैपिटल, जो कि 1867 में प्रकाशित होता है। ठीक है, दास कैपिटल ग्रंथ कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये आपका क्या होगा आंसर? ये 3 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, आगे मैक्स वेबर का जन्म स्थान कौन सा है? ये फ्रांस है। और मैक्स वेबर का जन्म किस सन में होता है? 1864 में होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे मैक्स वेबर किस रचना के साथ एक संपादक के रूप में जुड़े रहे? तो ये सोशल रिफॉर्म एवं सोशल पॉलिटी। आगे है मैक्स वेबर ने सामाजिक जीवन के संदर्भ में क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो ये 2 भागों में बांटा है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो ये 4 श्रेणियां। और सामाजिक विचारक के रूप में किसके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? मैक्स वेबर के। ठीक है, आगे पंचायत में पंचों की सत्ता का स्वरूप कैसा होता है? तो ये परंपरागत होता है। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा किससे ग्रहण की है? तो ये डिल्थे से की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शक्ति की विशेषता क्या है? तो ये इच्छित लक्ष्य, प्रतिष्ठा का प्रतीक, साधन के रूप में, ये सभी हो जाएगा। मैक्स वेबर का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ये समाजशास्त्र है। और मैक्स वेबर किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? ये म्यूनिख विश्वविद्यालय से संबंधित है। कौन? वेबर। ठीक है, आगे है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक निबंध है, इसको संपादित किसने किया है ये पूछा है, तो पार्सन्स ने। और वेबर की चीन का धर्म एवं भारत का धर्म, ये रचनाएं कब प्रकाशित होती हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइए किसका है ये? वेबर का है। कब होती है? 1916 में। और 1921 में इनका प्रकाशन किसने करवाया था? वेबर की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी ने 1921 में किसका प्रकाशन करवाया था? ये खूब पूछा जाता है। तो ये वीसीपी ने करवाया था। ठीक है, किसने? वीसीपी ने। निम्न में से कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है? तो ये तपस्या करना, ये नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास में। मैक्स वेबर द्वारा सत्ता के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसमें 3 प्रकार की सत्ता बताई गई हैं। मैक्स वेबर के मस्तिष्क को विश्वकोशीय मस्तिष्क की संज्ञा किस विद्वान ने दी है?
क्या होगा? ऑप्शन बी पार्सन्स। ठीक है, आगे। समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने वाला विज्ञान किस विद्वान ने माना है? तो ये होगा मैक्स वेबर ने माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेबर द्वारा उल्लेखित 4 क्रियाओं में से एक कौन सी नहीं है? तो ये वास्तविक नहीं है, जबकि मूल्यांकन, तार्किक, प्रभावात्मक ये सब है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा भद्दा है, खैर दिख समझ में आएगा, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। किस विद्वान ने सत्ता की विवेचना शक्ति के रूप में की है? तो ये मैक्स वेबर ने। करिश्माई सत्ता से संबंधित कौन सा तत्व है? ये सभी हैं, अस्थायी प्रकृति, विलक्षण शक्ति, श्रद्धा शक्ति, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ रहा है, निम्न में से कौन कौन सा वैज्ञानिक सत्ता से संबंधित नहीं है? तो ये आपका जिला मजिस्ट्रेट नहीं है, जबकि राजा, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री ये सब है। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के आदर्श प्रतिरूप विकसित किए हैं? तो इन्होंने 4 प्रकार के। आगे, विज्ञान एक पेशे के रूप में तथा राजनीति एक पेशे के रूप में, ये वेबर के व्याख्यान पहली बार किसके द्वारा दिए गए हैं? कब दिए गए हैं? मतलब सन 1919 में दिए गए हैं। ठीक है, मैक्स वेबर का मस्तिष्क विश्व का दीप था, किस समाजशास्त्री का कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए पार्सन्स ने कहा है। ठीक है, आदर्श प्रतिरूप की संरचना का आधार क्या है? बताइए। वस्तुनिष्ठता की संभावना, क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिकरण एवं विशिष्टीकरण के विपरीत कौन थे? तो ये मैक्स वेबर थे। और सामाजिक यथार्थता कैसी होती है? तो ये अनंत होती है। ठीक है, आगे। आदर्श प्रारूप के विधिशास्त्र संबंधी विचारक कौन थे? तो ये सभी थे, जूलियन फ्रेंड, वेनहार्ड वेंडिक्स, टॉलकॉट, पार्सन्स। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। आदर्श प्रारूप का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, ये कथन किसका है? बताएंगे सभी। ऑप्शन बी हो जाएगा लेविस कोजर। आगे देखिए, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आदर्श प्रारूप के चर्च, धार्मिक संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय आदि दृष्टांत हैं, ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है, मैक्स वेबर ने कहा है। देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी तक क्लास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये क्लास हो रही है ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो सेकेंड सेम का एग्ज़ाम होना है वो एकदम ऑप्शनल है, और बाकी फर्स्ट सेम तो आपका रिटन में हुआ है, वो तो चलिए हो गया, लेकिन सेकेंड सेम जो है आपका ऑप्शनल ही होना है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, और जितने करवा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। किसने आदर्श प्रारूप की व्याख्या वैज्ञानिक पद्धति से की है? तो जूलियन फ्रेंड ने। यद्यपि आदर्श प्रारूप यथार्थ नहीं होता, तथापि हमें एक ऐसी अवधारणात्मक युक्ति को देता है जिसकी सहायता से हम आनुभविक यथार्थ के विकास को समझ सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये कथन किसका है? किसका है? जूलियन फ्रेंड का है। ठीक है, वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास का हिंदी रूपांतर है, और क्लास शब्द क्लासेस से बना है, तो क्लासेस का शब्द जो है किस भाषा का शब्द है ये पूछा है। ये लैटिन भाषा का है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिसंरचना का नहीं है? तो ये प्रौद्योगिकी हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? तो ये आपकी द थ्योरी ऑफ लेबर क्लास नहीं है, जबकि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर द होली फैमिली, ये सब किसकी है? कार्ल मार्क्स की हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारी। कार्ल मार्क्स के बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। सामंत वर्ग के लिए। ठीक है, बुर्जुआ जो है सामंत वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है? तो ये मार्क्स का है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रकारवाद है। ठीक है, धर्म लोगों के लिए अफीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है। धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके। मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है, यह मत किसका है? तो ये स्तेपानोवा का है। किसका है? स्तेपानोवा का है। ठीक है, आगे। दास कैपिटल का चतुर्थ खंड प्रकाशित न होने के कारण 1905 में यह किस नाम से प्रकाशित होता है? बताइए, किस नाम से प्रकाशित होता है? तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे है 1848 की
फ्रांस क्रांति कितने वर्गों में उल्लेखित किया गया है? 6, 8, 9, 4। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी 8। सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों एवं आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियां दोनों ही हैं। ये किसका कथन है? तो ये मार्क्स का कथन है। किसका है? मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं। तो पूंजी वह धन है जिसके द्वारा श्रमिक के श्रम को कम मूल्य में खरीद कर अतिरिक्त मूल्य बचा लिया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क्स का है। ठीक है, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो। क्लास का शब्द, जो क्लास शब्द है, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किस समय में किया जाता था? बताइए। ऑप्शन ए, रोम में किया जाता था 578 से लेकर 534 ईस्वी के, मतलब ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे आगे बस इनको देख लीजिए। ठीक है, फ्रांस में समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ होता है? बताइए। ऑप्शन ए, 1889 में। और प्लेटो द्वारा रचित कृति कौन सी है? याद रखना है, द रिपब्लिक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो यहाँ से कल हम आपकी पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमने 125 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए हैं। ऐसे ही आपको डेली धीरे धीरे करके पढ़ा देंगे, अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, हर चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो फिर उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा क्लास में, और सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा। आज हमारी दूसरी क्लास थी, इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा दी है। जिसने नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए और कमेंट में बताइएगा कि ऐसे ही आपका तीसरा पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और भी जो बुक बचती हैं आपकी, तीन बुक बचती हैं, मतलब 3 अदर जो पेपर हैं वो बचते हैं, तो उनकी भी वीडियो ऐसे ही 4 पार्ट में कंप्लीट करवाएं कि नहीं करवाएं, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए क्लास ऑफ करते हैं।